हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो समझ लो, नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग यानी कि कोई भी जो देश है उसको कैसे बिल्ड किया जाए, कि उसके जो लोग हैं उनको कैसे खुश रखा जाए, उन्हें हैप्पी कैसे रखा जाए, और फिर जो देश की इंटीग्रिटी है, यानी कि जो स्टेट्स हैं भाई, हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो अब कल को भाई कोई एक स्टेट उठ के कह दे कि हमें भारत से अलग बनना है, हमें भारत में नहीं रहना, तो फिर ये हो जाएगा देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ, कि भाई तुम देश की इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हो। तो उस इंटीग्रिटी को बनाए रखना भी नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है। ठीक है, और नेशन बिल्डिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई 1947 में हम आज़ाद हो गए तो हमारे नेशन जो है पूरी तरीके से बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। नेशन बिल्डिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी कि तुम 1947 में आज़ाद हुए तो 2024 चल रहा है, अभी भी नेशन बिल्डिंग चल रही है। ऐसा नहीं कि हमारा नेशन एक बार बन गया तो बन ही गया, क्योंकि अभी भी हमें सक्सेशन के वो आते रहते हैं, ससेशन के, कि भाई हमें आज़ादी दो। ससेशन यानी कि आज़ादी के लिए जो मूवमेंट्स होती हैं, कि भाई हमें भारत से अलग राज्य बनाना है। जैसे जो पाकिस्तान, जैसे जो पंजाब वाले लोग हैं, सभी नहीं कह रहा, मतलब कुछ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो खालिस्तान का मूवमेंट चला रहे हैं फिलहाल, कनाडा वगैरह से ऑपरेट करके। तो जो खालिस्तान का मूवमेंट चला रहे हैं कुछ टेररिस्ट लोग या फिर कुछ पॉपुलर लीडर्स, तो वो खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो एक सेसेशन मूवमेंट है, जो कि खालिस्तान नाम का देश चाहता है इंडिया से अलग होकर, जिसमें कि प्रेजेंट डे पंजाब है। ठीक है, अब ये भी एक इंडिया की जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें एक थ्रेट है। तो अब इंडिया इससे कैसे डील करता है वो तो फिलहाल देखेंगे। तो यही है कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि हमारा जो नेशन है उसको बिल्ड करने में क्या क्या चैलेंजेस आए। अगर लोग ज़्यादा गरीब होंगे, अगर पॉवर्टी में होंगे, तो लोगों को ये लगेगा कि भाई हमारे पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, हमें अपना अलग देश बनाएंगे और फिर हमारी जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगी। तो पॉवर्टी भी एक चैलेंज है नेशन बिल्डिंग को। डेमोक्रेसी है, अगर तुम्हारी डेमोक्रेसी अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं है, भाई डिक्टेटरशिप है या फिर डेमोक्रेसी बस कागज पे है, वैसे तुम्हारे बुरी तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है, तो ये भी एक चैलेंज माना जाएगा नेशन बिल्डिंग को। यानी कि जो भी चीज़ तुम्हारे नेशन की इंटीग्रिटी को हैम्पर करती है, जो तुम्हारा नेशन है, तुम्हारे भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, तो अगर 28 स्टेट और 8 यूटी के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत होगी तो वो चैलेंज माना जाएगा नेशन बिल्डिंग को। बड़ी दिक्कत, ऐसे नहीं कि तुम्हारे घर पे पानी नहीं आ रहा, एक चैलेंज हो जाएगा नेशन बिल्डिंग का। बड़ी दिक्कत, जैसे कि भाई बहुत सारे लाखों लोगों को क्या कहते हैं, खाने को खाना नहीं मिल रहा, पॉवर्टी में है वो, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो एक चैलेंज है नेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो अब बुक में जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुक में क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो पहली थिंग है, फर्स्ट थिंग, कि तुम पहली क्या चीज़ करोगे इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, जब तुम्हारे देश को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। जैसे इंडिया है, उसे इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, तो आपके हिसाब से पहली चीज़ क्या की गई होगी? तो पहली चीज़ की गई होगी कि जो देश है उसकी इंटीग्रिटी को बचाना, नेशनल इंटीग्रिटी, यानी कि कोई भी स्टेट हमसे अलग ना हो, सभी स्टेट मिलजुल के रहें, एक साथ रहें, यूनियन की इंटीग्रिटी को बनाए रखें। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करना ही पहली चीज़ होती है। कोई भी देश जब भी आज़ाद होता है तो उसकी पहली चीज़ यही होती है। ठीक है, नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। लेकिन इस इंटीग्रिटी पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक दे रखा है चैलेंजेस फॉर न्यू नेशन, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। तो अभी न्यू नेशन इन जनरल बात नहीं की गई है, न्यू नेशन इन पर्टिकुलरली इंडिया को डिफाइन कर रहा है, कि इंडिया जब नया नया बना था 1947 में, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आए थे अपनी इंटीग्रिटी बचाने के लिए। ठीक है, तो वो इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बताया गया कि आज़ादी के वक्त क्या हुआ। सबसे पहले तो मिडनाइट की 12 बजे के आसपास 14-15 अगस्त, यानी कि रात का समय था, 14-15 अगस्त के बीच का, 1947 को 14-15 अगस्त 1947 को, इस टाइम पे इंडिया को आज़ादी मिल गई, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। और फिर इसकी खुशी में जवाहरलाल नेहरू, जो नेहरू जी थे, वो फर्स्ट पीएम थे, देश के पहले पीएम। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पीच दी
कहाँ पे दी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? एक आपको अगर पता हो तो 1946 में एक असेंबली बनाई गई थी, क्या बनाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हमारा संविधान बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी। तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1950 तक हमारे देश की पार्लियामेंट का काम करा, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे एकदम से इलेक्शन नहीं कंडक्ट किए जा सकते थे। 1951-52 में पहले इलेक्शन हुए, उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही देश को चला रही थी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पीच दी आज़ादी पे, जिस स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, विद डेस्टिनी। ये एक एमसीक्यू बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी स्पीच दी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कहाँ पे दी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब दी? 15 अगस्त को दी, ठीक है। फिर उसके बाद मेन पार्ट है जो चैप्टर का, वो इस पार्ट से शुरू होता है कि जो इंडिपेंडेंस थी, इंडिपेंडेंस जो हमें मिली थी, उससे हर सेक्शन की अलग उम्मीद थी। जो होप थे इंडिपेंडेंस से कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हर सेक्शन का डिफरेंट था, डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट होप, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा है, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसकी इंडिपेंडेंस से क्या होप थी कि भाई जो अंग्रेज है, ब्रिटेन के लोग हैं, भाई ये इनके पास बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये ब्रिटेन से सस्ते सस्ते गुड्स ला के मेरी इंडस्ट्री बंद कर देते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेगा कि भाई आज़ादी के बाद ब्रिटेन वालों के गुड्स बंद करवा देंगे हम और मेरे गुड्स बिक जाएंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की ये उम्मीद थी आज़ादी से। जो नॉर्मल विलेजर है या फिर फार्मर मान लो, ठीक है, विलेजर, तो वो विलेजर की क्या उम्मीद होंगी कि जो ब्रिटेन वाले लोग हैं, ये ब्रिटेन वाले लोग मेरे पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं और भाई मेरे पे जमींदारी सिस्टम है, बहुत बुरा एक्सप्लॉइट करते हैं, मेरे पास ज़मीन नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो सोचेगा कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स हो जाएं, ये जो जमींदारी सिस्टम है ये बंद हो जाए और ये टैक्स थोड़ा कम लेने लग जाए, जिस वजह से मेरा डेवलपमेंट हो सके। तो विलेजर जो बंदा है वो भी इंडिया का है, इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा है वो भी इंडिया का है, लेकिन दोनों अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से दोनों के अलग अलग होप है इंडिपेंडेंस को लेके। ये बात इस लाइन में बताई गई है। लेकिन जो दो गोल्स थे, कुछ गोल्स ऐसे थे जिनमें दोनों एग्री करते थे, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी एग्री करता था, विलेजर भी एग्री करता था। वो दो गोल्स कौन कौन से थे? पहला गोल था कि जो इंडिया है उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी होगी, कोई भी डिक्टेटरशिप वगैरह या फिर कोई भी राज्य वगैरह का रूल नहीं चलेगा। दूसरा गोल क्या था? दूसरा गोल था कि भाई जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो पुअर हैं या फिर लोअर कास्ट है, जो कि उस समय पे बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो डेमोक्रेसी पे सब मान गए कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, इनका बेनिफिट होना चाहिए, इनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट होगी वो सबके भले के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई कि उस टाइम पीरियड पे जो अपर कास्ट लोग थे उनका डोमिनेंस ज़्यादा था हर जगह, तो ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट सिर्फ अपर कास्ट लोगों के लिए चलेगी और लोअर कास्ट वाले लोगों का भला नहीं करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस चीज़ पे सब लोगों ने एग्री किया कि भाई सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका भी भला करेगी सरकार, ये सब लोगों ने माना। तो ये दो चीज़ें थी जिस पे सब एग्री करते थे, वरना हर किसी की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस तो होती ही थी, ये बता रखा है। फिर उसके बाद हमारी इंडिपेंडेंस मिल जाती है और अब जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वक्त जो नेता लोग थे उन्होंने जितने भी प्रोमिस किए थे कि भाई आज़ादी के बाद हम ये करेंगे, आज़ादी के बाद तुम्हें अलग स्टेट दे देंगे, आज़ादी के बाद तुम्हें फ्रीडम दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो प्रोमिस पूरा करने का समय आ गया था, टाइम आ गया था। लेकिन उन सब प्रोमिस को पूरा करने के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि भाई मान लो किसी आज़ादी से पहले तो उन्होंने कह दिया कि जो बॉम्बे स्टेट है उसमें दो लोग रहते हैं, गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले और महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज बोलने वाले, दो स्टेट थी उस टाइम पीरियड पे, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बॉम्बे स्टेट बनाती थी, ठीक है। तो कांग्रेस ने पहले तो कह दिया कि हम गुजरात अलग बना देंगे, महाराष्ट्र अलग बना देंगे मराठी वालों के लिए, बस एक बार तुम आज़ादी मिल जाने दो 1947 में। लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने सोचा कि भाई गुजरात अलग बना दिया, मराठी के लिए महाराष्ट्र अलग बना दिया, लेकिन अगर बाय चांस ये दोनों लड़ने लग गए अलग बनने के बाद में कि गुजरात वाले महाराष्ट्र वालों से लड़ रहे हैं, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र हो गया, इससे क्या होगा, जो देश है उसकी इंटीग्रिटी हो जाएगी,
इंटीग्रिटी हैम्पर हो जाएगी महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सोचा कि अगर हमने गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग बना दिए तो इंटीग्रिटी हैम्पर हो जाएगी, क्या पता कल को आपस में लड़ जाएं और फिर इंडिया से अलग हो जाएं। तो ये बात इंडिया के लोगों ने सोची कि भाई पहले तो हमने प्रोमिस कर दिया इंडिया के नेताओं ने, तो अब उसे फुलफिल करेंगे, तो चैलेंज आ रहा है कि क्या पता भाई ये कल को हमसे अलग हो जाएं, ये चैलेंज आने लग गया। तो अब इन सब चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करा ये इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो ये बताया गया है जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, इंडिपेंडेंट इंडिया वो बाकी सब नेशन से अलग था, मतलब जो बाकी नेशन से इंडिपेंडेंट बनते हैं उनसे अलग था, क्योंकि भाई इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1947 में पार्टीशन नाम की चीज़ हुई थी। पार्टीशन में बहुत बुरा जो वॉयलेंस था वो देखने को मिला था, मारकाट मच गई थी। इस वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया बाकी देशों से अलग था और उसने तीन टाइप के चैलेंजेस को फेस किया। 3 टाइप के चैलेंजेस थे, वो कौन कौन से थे। पहला चैलेंज था कि उनका जो नेशन है इंडिया है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, उसे शेप कैसे करें, शेपिंग द नेशन विद ग्रेट डाइवर्सिटी, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। दूसरा था कि जो डेमोक्रेसी है उसे कैसे बनाएं देश में, मतलब ये देश पहले अंग्रेजों के अंडर में रहा हुआ है, ऑटोक्रेसी में, बुरे शासन काल में रहा हुआ है, भाई राजाओं के अंडर मोनार्की में रहा हुआ है। अब इस देश में एकदम से डेमोक्रेसी कैसे चला दे, लोगों ने आज तक डेमोक्रेसी को महसूस तक नहीं किया है, तो उसमें डेमोक्रेसी कैसे चला दे, दूसरा चैलेंज था ये। तीसरा चैलेंज क्या था, तीसरा चैलेंज था कि जो डेवलपमेंट होगी वो सभी की हो, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, यानी कि अभी तक क्या था इंडिया में लोअर कास्ट जो लोग थी उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब एक बड़ा सेक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा गरीब था और जो अपर कास्ट थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, छोटा सा सेक्शन लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा था। तो ये चीज़ थी इंडिया में। तो अब इसको कैसे ओवरकम किया जाए कि भाई लोअर कास्ट लोगों का भी भला किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, यानी कि लोअर कास्ट या फिर जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जैसे कि वुमेन वगैरह, या फिर उस टाइम पीरियड पे जो मुस्लिम्स थे वो भी बहुत पीछे थे, आज भी पीछे वैसे देखा जाए तो इन सब का भला कैसे किया जाए, सबका भला होगा तभी देश आगे चलेगा। तो ये 3 चैलेंज आ गए कि भाई डाइवर्सिटी है देश में, ऐसे नेशन को शेप कैसे करें कि भाई बनाया कैसे रखे, कल को भाई डाइवर्सिटी आपस में लड़ने लग जाए और अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का पहला प्रॉब्लम आ गया, पहला। दूसरा था डेमोक्रेसी कैसे बनाए, तीसरा था कि भाई सबका भला कैसे करें। तो अब जानते हैं इस वीडियो में कि ये 3 चैलेंजेस क्या थे इन डेप्थ, ठीक है। पहला चैलेंज आ जाता है शेपिंग द नेशन विद ग्रेट डाइवर्सिटी। इस नेशन में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एक तरफ कन्नड़ा भाषा बोली जाती है, एक तरफ तमिल बोली जाती है, एक तरफ तेलुगु होती है, एक तरफ हिंदी है। तो किसकी भाषा को अच्छा माने या फिर किसकी भाषा को ऑफिशियल माने, तो क्या माने। अगर हिंदी को मान लिया तो तेलुगु वाले गुस्सा हो जाएंगे, तमिल वाले गुस्सा, कन्नड़ा को मान लिया तो ये तीनों गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, तो इसे बोला जाएगा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी कि अलग अलग भाषा थी बहुत सारी, ठीक है। तो इस चैलेंज को कैसे फेस किया जाए। दूसरा चैलेंज था रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कि वही बहुत सारे रिलीजन हैं जैसे कि सिख हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, इस्लाम हो, वो ईसाई या फिर क्रिश्चियन हो गया, फिर बुद्धिस्ट हो गए, फिर जैन हो गया, पारसी हो गए। तो इंडिया में कितने सारे रिलीजन हैं। फिर उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी क्या हो गई कि भाई एक जो कल्चर है वो है नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, एक है नॉर्दर्न इंडिया का कल्चर। नॉर्दर्न इंडिया में बांट रखा है कि हरियाणवी कल्चर, बिहारी या फिर भोजपुरी कल्चर, फिर उसके बाद यूपी वालों का अलग कल्चर है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश वालों का पहाड़ी कल्चर वो अलग है। तो ऐसे बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी भी थी, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी थी। उसके बाद एक और दिक्कत क्या आती है, एक था कॉन्टिनेंटल साइज, कि हमारा साइज कितना बड़ा है। उसमें 28 स्टेट्स फिलहाल है, उस टाइम पीरियड पे मतलब बहुत बड़ा साइज था इंडिया का, आज भी है। तो इंडिया का जो साइज था वो कितना बड़ा था और फिलहाल भी है। तो इस साइज में मतलब एक जो नॉर्थ इंडिया का आदमी होता है जम्मू एंड कश्मीर का, वो बिल्कुल ही वाइट होता है। एक भाई तमिलनाडु केरला वाले मान लो, इनकी स्किन कलर ब्लैक होती है। तो डाइवर्सिटी देख रहे हो, मतलब एक ही देश में वाइट लोग भी हैं, इंडिजीनियस लोग हैं वाइट,
और एक ही देश में इंडिजीनियस ब्लैक लोग भी हैं, कोई बाहर का नहीं है, दोनों इंडियन है लेकिन डाइवर्स हैं। क्यों है? कॉन्टिनेंटल साइज की वजह से। तो इस डाइवर्सिटी वाले नेशन को शेप कैसे किया जाए? तो उस टाइम पीरियड पे माना जाता था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है भाई मतलब 1200 प्लस तुम्हारी भाषाएं हैं अलग अलग, फिर उसके पास 10 से ज़्यादा तुम्हारे पास रिलीजन है, इतनी बड़ी कॉन्टिनेंटल साइज है और पूरी डाइवर्सिटी से भरी है, तो ऐसा देश नहीं चलेगा, विल नॉट वर्क। तो ऐसा माना जाता था कि ऐसा देश बहुत सारे सालों तक नहीं चलेगा भाई, 10-15 साल चलेगा मैक्सिमम, उसके बाद हरियाणा अलग बन जाएगा, केरला अलग बन जाएगा, कर्नाटक अलग बन जाएगा, सारे अलग अलग देश बन जाएंगे, ऐसा लोग मानते थे। यूरोप वालों का कहना था ये। और फिर उसके बाद पार्टीशन भी हो गया, 1947 में हो गया पार्टीशन। तो उससे ये हो गया कि भाई पार्टीशन हो सकता है, क्या पता इंडिया में और हो जाए कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए हैं, फिर उसमें इंडिया में 2 स्टेट और बन जाए, क्या पता अलग अलग। तो ये डर बन गया लोगों के मन में। तो इससे एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो इंडिया है उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि भाई जो सारी स्टेट हैं वो आपस में एकजुट रहें और अलग ना भागे कोई, तो ये कैसे इंश्योर की जाएगी, ये इंश्योर कैसे की जाएगी? तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है इस चैप्टर में और अगली वीडियोस में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारा जो पहला चैलेंज था ये हमने देख लिया कि जो नेशन है इतनी बड़ी डाइवर्सिटी का, उसे शेप करने का हमारा पहला चैलेंज था। अब दूसरा चैलेंज देखते हैं। दूसरा चैलेंज था जो डेमोक्रेसी है उसे एस्टेब्लिश करने का चैलेंज है दूसरा, ठीक है। तो अब बता रखा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1949 नवंबर में और 1950 जैन में लागू हो गया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दे दिए लोगों को, क्या भाई, फंडामेंटल राइट्स दे दिए कि भाई तुम्हारे मौलिक अधिकार है, कोई भी नहीं छीन सकता, तुम्हें राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, कोई भी इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो फंडामेंटल राइट्स दे दिए। उसके बाद राइट टू वोट दे दिया, राइट टू वोट, तुम्हें वोटिंग का अधिकार दे दिया कि भाई जो वुमेन है उसे भी वोटिंग का राइट दिया जाएगा, जो मैन है उसे भी वोटिंग का राइट दिया जाएगा। उस जमाने में यूरोप वालों ने भी वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे, हमने 1950 में दे दिया था, बहुत पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपना लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को ऑन पेपर हमने अपना लिया था कि भाई पार्लियामेंट बनेगी एक, उसमें भाई 400 प्लस एमएलए होंगे, एमपी होंगे, और फिर उनका इलेक्शन होगा, उन इलेक्शन में सबको राइट टू वोट होगा, फिर उन इलेक्शन से जो जीत के आएगा वो एमपी बनेगा और फिर वो लोगों के हक के लिए काम करेगा। तो ये तो था ऑन पेपर कि भाई पेपर पे ये चीज़ें लिख दी, लेकिन अब ऑन ग्राउंड कैसे करें इसे, कि भाई आज तक हमारे देश वाले लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए हैं, आज तक जो इलेक्शन है वो हमारे देश के लोगों ने कंडक्ट नहीं कराए हैं, ना किसी ने आज तक वोट दी, ना भाई हमारा जो देश है उसमें सारे लोग इलिटरेट भरे पड़े हैं। उस ज़माने पे 15% पॉपुलेशन ऐसी थी इंडिया की जो पढ़ी लिखी है, आज के ज़माने में भाई 70-80 तक होगा ये डाटा, लेकिन उस ज़माने में 15% था, यानी कि कितने अनपढ़ लोग थे उस ज़माने में। फिर उसके बाद गरीबी है, उसके बाद सोशल इल्स हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी इंडिया में कि भाई जो लोअर कास्ट है उन्हें हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो अब मान लो वोट देने गया कोई लोअर कास्ट का बंदा, तो अब उसने मशीन पे हाथ लगा दिया, मशीन पे नहीं, बैलेट पेपर वगैरह पे, तो अब क्या बाकी लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चैलेंज था हमारे इंडिया का आगे। तो डेमोक्रेसी को ऑन ग्राउंड एप्लीकेबल बनाना ये हमारे लिए एक चैलेंज था जिसको इंडिया को फेस करना था, ठीक है। तो अब ये कैसे फेस किया ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे आगे, ठीक है। अभी हमने चैलेंज देख लिया कि डेमोक्रेसी वाला चैलेंज था। अब आता है तीसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज है डेवलपमेंट ऑफ ऑल, कि सरकार को ऐसी स्कीम्स लाने हैं, ऐसे काम करने हैं कि जो सारे लोग हैं उन सब का डेवलपमेंट हो, किसी भी एक का डेवलपमेंट ना हो, जो सारे ग्रुप्स हैं, लोअर कास्ट हो चाहे अपर कास्ट हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख्स हो चाहे फिर पारसी हो, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी एक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था। तो अब इसमें बता रखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स लागू कर दिए थे कि भाई सब लोग इक्वल हैं। उसके बाद उसने जो सोशली पीछे लोग रह गए थे, सोशली डिसएडवांटेज लोग, जैसे जो वुमेन हो गई, लोअर कास्ट्स हो गए, या फिर
जो बुद्धिस्ट वगैरह हो गए, जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में 0.1% है, यानी कि माइनॉरिटी है, तो इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल राइट्स दे दिए, स्पेशल राइट्स, ताकि इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए कि जो वुमेन है, अब वुमेन के साथ उस ज़माने में बहुत बुरे बुरे काम होते थे, रेप्स वगैरह हो जाते थे, उन्हें लूट लिया जाता था, ये सब। तो वुमेन की सेफ्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि अगर कोई वुमेन आके ही कह दे कि किस बंदे ने रेप कराया तो कराया। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स में, लेकिन वुमेन को पावर दे दी, तब कोई भी रेप करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हक दे दिया। लोअर कास्ट को भी ये हक दे दिया कि कोई भी तेरे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो तू जाके उस पर केस कर सकता है। बुद्धिस्ट वगैरह को भी ये कह दिया कि तुम माइनॉरिटी हो, तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर तुम्हें टैक्स से माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम एक माइनॉरिटी हो, तुम्हें पहले पैसे कम होंगे, भाई 0.1% लोग हैं, तुम क्या ही पैसे इकट्ठे कर लोगे। तो इसलिए सोशली एडवांटेज लोगों को स्पेशल राइट्स दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी का प्रोविज़न ला दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद DPSP ले आई सरकार। DPSP क्या थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए गए हैं स्टेट पॉलिसी की, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, यूनियन गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, जैसे फिलहाल मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए, मतलब उसे गाइड करने का काम किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो इसमें बता रखा है कि भाई सरकार को गरीब लोगों के हक में, गरीब जो लोग हैं उनके हक में काम करने चाहिए, डेवलपमेंट करानी चाहिए लोगों की, पॉवर्टी हटानी चाहिए लोगों की, फिर उसमें एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, और ये सब करना चाहिए। ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिख रखा है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं ऑन ग्राउंड। जैसे मान लो कोई भी वुमेन आई, केस लेके आई, किसके पास? पुलिस के पास। पुलिस के पास केस लेके आई कि भाई किसी ने मेरे रेप कर दिया, अब तुम उसको जेल में डालो। लेकिन अब पुलिस वाला मना कर दे कि भाई मैं तो नहीं डालूँ, मेरा जानकार है वो। तब लड़की क्या कर लेगी? क्योंकि उस ज़माने में इतनी फैसिलिटी थी नहीं कि भाई सोशल मीडिया हो, वो वीडियो बना के डाल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो उस ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो ऑन ग्राउंड इन सबको कैसे एप्लीकेबल लाया जाए, डेवलपमेंट ऑफ ऑल कराई जाए, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जैसे इक्वालिटी ऑफ राइट टू इक्वालिटी आ तो गई, लेकिन आज के टाइम पे भी इनइक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती है। हिंदू मुस्लिम्स को गाली देते हैं, मुस्लिम्स हिंदू को गाली देते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट को देते हैं, लोअर कास्ट अपर कास्ट को देती है। और इनका जो इक्वालिटी का फंडा था ये पेपर पे रह गया। स्पेशल राइट्स जो दिए गए थे वो भी पेपर पे रह गई। फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी। ये पॉलिसी तो थी कि भाई गरीबों का भला करना है, डेमोक्रेसी लानी है, पॉवर्टी हटानी है, एजुकेशन बढ़ानी है सरकार को। लेकिन सरकार इन पे काम करे ना करे ये सरकार की मर्जी है। तो अगर सरकार में गंदे लोग होंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो ये एक चैलेंज था कि भाई ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख तो दी, लेकिन इन सबको प्रैक्टिस करना ऑन ग्राउंड पे ये हमारी सरकार की मर्जी थी, और वो सरकार को देखना था कि वो करेगी या नहीं। तो ये एक चैलेंज था कि अगर गंदी सरकार आई तो क्या पता भाई इंडिया आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, तो ये 3 चैलेंज हमने देख लिए। एक तो था नेशन को कैसे शेप किया जाता है, पहला हमने देख लिया था नेशन शेप वाला, नेशन शेपिंग, जिसमें नेशन डाइवर्स होता है और डाइवर्सिटी से कैसे हमें इंटीग्रेट करना है, बिखेरना नहीं है नेशन को। पहला चैलेंज ये था। दूसरा था कि डेमोक्रेसी को कैसे बनाए रखना है, इंडिया में बनानी है ऑन ग्राउंड प्रैक्टिसेस। उसके बाद था डेवलपमेंट ऑफ ऑल। एक इसके बाद एक महात्मा गांधी जी का कोट दे रखा है, उसमें यही दे रखा है कि 1947 15 अगस्त को दिया था उन्होंने, ये 14 अगस्त को शायद। तो उसमें ये बोला गया कि उन्होंने 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन हमारा पार्टीशन भी हो जाएगा। इस वजह से 15 अगस्त वाला दिन इंडिपेंडेंट हो गए, इस वजह से एक जॉय का भी दिन है, जॉय यानी कि हर्ष उल्लास का, हंसी का दिन, खुश होने का दिन। और पार्टीशन हो जाएगा, लोगों में वॉयलेंस होएगी, एक दूसरे लोग उधर जाएंगे, अपना घर छोड़ के जाएंगे, तो एक रोने का भी दिन है, सैड मोमेंट। तो उन्होंने बोला कि जो कल का दिन है वो रिजॉइसिंग का भी दिन होगा, और रिजॉइसिंग यानी कि खुश होने का भी दिन होगा, और मॉर्निंग का भी दिन होगा। मॉर्निंग यानी कि रोना, तो रोने का भी दिन होगा। 15 अगस्त को उन्होंने ऐसा बताया था। ठीक है, तो ये गांधी जी का कोट था, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। ये 3 चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के, ये हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना।
पॉलिटिक्स की अगली वीडियो जल्दी आएगी। अगला जो टॉपिक है पार्टीशन का, 1-2 दिन में उसकी वीडियो आ जाएगी। बने रहना। थैंक यू।